हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम जीन क्लोनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। जीन क्लोनिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो जीन क्लोनिंग को हम जीन वेक्टर या कैरियर ऑफ डीएनए कह सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग सबसे पहले जानेंगे कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग मीन्स नंबर ऑफ कॉपीज बनाना। किसकी कॉपी बनेगी? डीएनए की कॉपी बनेगी, उसके सीक्वेंस की कॉपी बनेगी, उसकी कॉलोनीज बनेगी, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। वेक्टर का मतलब होता है जो कैरियर का काम करता है। वेक्टर का मतलब एक गाड़ी समझ लीजिएगा जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। सबसे पहले इन छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग समझना जरूरी है, फिर हमारे पास ये टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए इस टॉपिक को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास इतना बड़ा टॉपिक है PBR 322, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करा गया ये टॉपिक। सबसे पहले इसके अंदर आने वाले जो टर्म्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम PBR 332 के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आने वाले स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये हम आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, तो क्लोनिंग वेक्टर या जीन क्लोनिंग है हमारे पास, तो ये वेक्टर क्या काम करेगा या जीन क्लोनिंग हम कह रहे हैं तो वेक्टर क्या करेगा, इन जीन को या जेनेटिक सीक्वेंस को एक जगह से, या जो हमारे पास डिज़ायरेबल जो हमारे पास जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो डिज़ायर हमारे पास जीन है या फॉरेन जीन है जिसको हम कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं या जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। अब ले जाने के लिए या इंसर्ट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, पहले हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा किसी इंडिविजुअल पार्ट से। तो निकालने के लिए भी हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। याद कीजिएगा कि आपने एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। कट किया वहाँ से, फिर दूसरी जगह इंसर्ट करना है जहाँ हम चाहते हैं, जहाँ हम उसे रिकॉम्बिनेंट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने उसे जोड़ने का काम किया, वहाँ चिपकाओगे, फिर वो जुड़ेगा, तो उसको आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। उसके लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उस एंजाइम्स को आपने लाइगेज कहा। ठीक है, तो जब वो जुड़ गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, इसी को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। लेकिन जब हम PBR 332 के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इसके लिए आपके पास अलग अलग कल्चर मीडियम में आपको ग्रो कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये सारे प्रोसेस चेक करने पड़ेंगे, कल्चर मीडियम में ग्रो कराना पड़ेगा। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम कैरियर फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट कैसे होता है। हमने क्या करा, डिज़ायरेबल जीन को लिया और लेने के बाद उसको होस्ट की बॉडी में डाल दिया। डालने के बाद उसमें क्या हुआ, रिप्लिकेशन हो गया। अब रिप्लिकेशन होने के बाद नंबर ऑफ कॉपीज आपको मिल गई। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो ले जाने का काम करेगा। किसको ले जा रहा है? हमारे जो इंटरेस्ट का जीन है उसको ले जाने का काम कर रहा है। कहाँ ले जाएगा? जहाँ हम उसे चाहते हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उसकी नंबर ऑफ कॉपीज या उसकी नंबर ऑफ कॉलोनीज हम तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स हमारे पास, प्लाज्मिड भी हमारे पास वेक्टर है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और बैक्टीरियोफेज भी हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, तो प्लाज्मिड के ऊपर हमने डिस्कस करनी है। प्लाज्मिड में क्या कैपेसिटी होती है, प्लाज्मिड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड में। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम्स है। इस क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है, तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड में ये कैपेबिलिटी होती है, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है और उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और ये इसके पास सर्कुलर शेप में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाई जाता है, जो कि किस में पाई जाता है? बैक्टीरिया में पाई जाता है। बार बार हम ई कोलाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। डीएनए भी कैसे पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है, डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। उसके साथ साथ इसका
शेप कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। उसके साथ साथ ये आपके पास जो होता है ये आपके पास कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो ये हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। तब हम अगर हमको इन छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज हो जाए तो हम PBr322 वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको नॉलेज हो गया। अब हम प्लाज्मिड को किसने डिस्कवर किया, प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड लेडरबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड को किसने डिस्कवर किया, विलियम हेज एंड लेडरबर्ग ने। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड डिस्कवर बाय विलियम हेज एंड लेडरबर्ग। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलर होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड DNA होता है। ठीक है, प्लाज्मिड में किस में पाई जाता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाई जाता है। क्यों हम यूज़ करें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए, किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, रिकॉम्बिनेशन के लिए। क्यों करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज को ऑब्टेन करने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि हम डिजायरेबल जीन ऑब्टेन करना चाहते हैं, डिजायरेबल वैरायटी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम इस वेक्टर का यूज करते हैं, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। अब आइए प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है जिसको कि हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, होस्ट के अंदर। ठीक है, तो होस्ट उसको ले जाने का काम करता है, उसी के अंदर उसमें रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और रिप्लिकेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स आपके पास बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलोनीज बनेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा हम जो पढ़ते हैं, अब हमने पढ़ना है कि क्लोनिंग वेक्टर में हम पढ़ते हैं PBr322 वेक्टर, जो कि हम लेक्चर इसी के क्लोनिंग, जो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है इसके पार्ट 2 में इसके डिस्कस करेंगे, PBr322 वेक्टर। तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास, PBr322 फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, इट इज़ यूज इन जीन क्लोनिंग। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जीन की क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग मीन्स नंबर ऑफ कॉपीज बनाना, क्लोन्स बनाना, किसकी, जीन्स की, जेनेटिक सीक्वेंस की। ठीक है, इसके लिए सपोज हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड PBr322। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ PBr322 तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी अगर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक साइट पर इसको क्या करा, कट किया, ये स्पेसिफिक साइड है, हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके बाद उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इंसर्ट कर दिया तो इसमें क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, नया कैरेक्टर इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसकी पूरी डिटेल। इस तरीके यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एम्पिसिलिन, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होते हैं, इसमें R लिखा होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर आपके पास बाम, ठीक है, बाम H होता है, यहाँ पर आपके पास साल 1 होता है, यहाँ पर ORI होता है जहाँ से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपके पास रोप होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो अब हम PBr322 तक आ गए, जो कि एक वेक्टर है, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जीन की क्लोनिंग के लिए। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया। इसके बाद इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, स्टेप नंबर 1 ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहाँ से वो रिप्लिकेशन रिकॉम्बिनेशन हुआ उसके बाद रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम ORI कहते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 सिलेक्टिबल मार्कर्स। सिलेक्टिबल मार्कर्स, अब सिलेक्टिबल मार्कर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक या सिलेक्टिबल या सिलेक्ट करी हुई जगह पर ही उसको मार्क करते, जब मार्क करेंगे तो वहीं से कट करेंगे। तो सिलेक्टिबल मार्कर का मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज करना एक स्पेसिफिक साइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जैसे यहाँ पर बताएं, यहाँ पर कट करा,
बाम H1 में कट कर दिया, तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स का हमने यूज़ करा, जिसमें हम मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करेंगे इसको कट करने के लिए। कट करने के बाद जो हमारा डिजायरेबल जीन होगा उसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे हेल्प ऑफ लाइगेज की मदद से, फिर इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब अगर ये इंसर्ट हो गया तो इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, अगर नहीं हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स अगर वो इंसर्ट हो जाता है, नए कैरेक्टर्स बन के आ जाते हैं, तो इट मीन्स रिकॉम्बिनेंट है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेंट। नॉट ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स नहीं आया कैरेक्टर्स, कई बार हमने चिपकाया सही नहीं है, लाइगेज का यूज़ नहीं हुआ है, सही जगह इंसर्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, तो इट मीन्स नॉट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपके पास क्लोनिंग साइट, जहाँ से क्लोनिंग बनना स्टार्ट होंगे। ये अब हम इसकी स्टडी, ये इंट्रोडक्शन हुआ इसकी स्टडी, डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको इसका क्लोनिंग वेक्टर का पार्ट 1 समझ में आ गया, तो आप पार्ट 2 को ईजीली समझ सकते हो। तो आई थिंक कि आपकी समझ में आएगा, तो प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा टॉपिक को समझने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।